फेक है शमीराना शमीम का वो जो एफिडेविट, हाँ। फेक है उसके साथ जो उन्होंने ऑडियो बनाई हुई है साकिब निसार साहब की। पाकिस्तान तकरीबन अगर कुल्ली तौर पे अनगवर्नेबल नहीं हो गया तो मेरे ख्याल में तकरीबन हो गया है। छोटी सी चोट क्या थी कि उसने एक एस लगा दिया था, बजाय कहने के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट उसने कहा प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट को भी मैं मुबारकबाद देता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज का शो एक स्पेशल शो है। एक तो मैं इस्लामाबाद में अपने स्टूडियो में नहीं हूं, मैं लाहौर में हूं, बेदियाँ रोड पर एक घर में, और ये घर है चौधरी एतजाज़ एहसन साहब का। आज इनसे गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे, जो मुख्तलिफ़ कानूनी मामलात हैं उन पर भी बात करेंगे, कोर्ट्स का कंडक्ट कैसा है उस पर भी बात करेंगे, और सबसे अहम सवाल, हर आदमी ये कहता है कि किसी को सज़ा नहीं हो रही, कोई लूटी हुई दौलत वापस नहीं आ रही, ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा, जबकि तासुर ये है कि पाकिस्तान में बड़ी एक वाइब्रेंट, बड़ी एक आज़ाद अदलिया है। और फिर कुछ थोड़ा माजी में भी जाएंगे, चौधरी साहब से पूछेंगे कि जब आप तहरीक चला रहे थे, आप उस तहरीक को लीड कर रहे थे जो वकला तहरीक थी, और उसमें उनकी नज़्म जो है वो लोगों को याद है कि रियासत होगी माँ जैसी, माँ के जैसी, ये वो जो ख्वाब था उनका वो क्यों पूरा नहीं हो सका। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सबसे पहले तो इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इस पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा एक कमेंट करें। ख़ास तौर पर लोग जो हैं वो इंसाफ के हसूल में उसी तरह दर बदर फिर रहे हैं, और अदालतें जो हैं वहाँ पर आम तासुर ये है कि सुनवाई नहीं है लोगों की। सभी बात तो ये है कि जहाँ तक आजकल का मसला है, एक तो चीज़ मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान तकरीबन अगर कुल्ली तौर पे अनगवर्नेबल नहीं हो गया तो मेरे ख्याल में तकरीबन हो गया है अनगवर्नेबल, और गवर्नेंस की कोई शक्ल की चीज़ नहीं रह गई। अब इसके साथ साथ ये तो इंतज़ामिया की कोताहियाँ हैं, पुलिस है लेकिन डकैतियाँ जिस तरह हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम्स जिस तरह हो रहे हैं, वो जो गवर्नेंस की कि एक मौजूद हुकूमत और हुक्मरानी के लिए एक स्ट्रक्चर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सुपर स्ट्रक्चर है रियासत का, उसकी मसलन नज़रिया उसका रियासत का या आइडियोलॉजी हो या ना हो, और हो तो चाहे जैसी हो, रियासत की एक इम्कानी कुव्वत होनी चाहिए, कम अज़ कम सलाहियत होनी चाहिए जो कि ये हर किसी पे आश्कार हो। ठीक। अब रियासत की इम्कानी कुव्वत जो है वो सारी पता इस पे लगनी है कि मौलाना फजल रहमान साहब डंडा लठ बरदार 3000 बंदा साथ लेके एक जैसी यूनिफॉर्म पहन के वो खाकी सी, और वो इस्लामाबाद में अप एंड डाउन मार्च करा रहे हैं उनको, और फिर वो सीन से गायब हो जाते हैं। तो ये तो कोई मतलब को खुशाइंद बात नहीं है, मुझे तो इस पर कोई इत्मीनान नहीं होता। इसी तरह ये मैं आपको एक ऐसे वकील के तौर पे बता रहा हूँ जिसको 50 साल से ज़्यादा वकालत में हो गए और शोबा कानून से मुतल्लिक़ रहे उससे भी ज़्यादा 5 साल, और जो स्टूडेंट का लॉ स्टूडेंट गुजारे, अब भी लॉ के स्टूडेंट ही हैं। वहाँ भी जो तनज़्ज़ुली आई हुई है ये शायद ही कभी पहले थी। अब बंदयाल साहब किस तरह उसको डील करते हैं, टैकल करते हैं,
वो तो मुझे अभी इल्म नहीं है, बट एक डिसेंट आदमी है, डिसेंट शख्स है, उससे मैं जतैश में आने वाला नहीं होगा जल्दी, जेंटलमैन होगा। लेकिन इससे पहले अभी तक जो उसने इनहेरिट किया है वो एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट है जिसमें एक चीफ जस्टिस ने मुझे बताया कि एक सुप्रीम कोर्ट के उनके फेलो जज उनके साथ बेंच में बैठने को तैयार नहीं है, चीफ जस्टिस के साथ। चीफ जस्टिस ने मुझे कहा मैं ये कैसे बेंच बनाऊं। वो एक ऐसा इशू था जिस पे मुझे मिल गए वो एक शादी पे ही, तो मैंने उनसे कहा कि आप एक तजावुज़ आप कर लें, कह लें, पर वो एक सीनियर सिटीज़न के तौर पे मैंने उनसे कहा कि ये जो मामला आप लेके आपके सामने आ रहा है, इस पे आप एक फुल को बेंच बनाए जिसमें चारों सूबों के जजेस हों। ये इस किस्म का है। तो उन्होंने मुझे कहा कि चारों सूबों के तो नहीं हो सकते। ये उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने मेरे से ये शेयर कर ली कंसर्न, पर मैंने उनको डायरेक्टली कहा कि इसमें चारों सूबे होने चाहिए रिप्रेजेंट। उन्होंने कहा वो चारों नहीं हो सकते। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो एक सूबे वाला तो मेरे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। अब मैं ये नहीं सोच सकता कि कोई जज ये इनकार कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, कि चीफ जस्टिस का ये बेंच है और इस बेंच पे आप बैठेंगे, आप नॉमिनेट हो गए, और वो क्या मैंने बैठना ही नहीं, इस बेंच पे नहीं बैठना। हाँ, वो उस बेंच पे बैठ के बहस सुन के बाकियों से इख्तलाफ कर सकता है। 5 जज 4 जज एक तरफ हों, वो अपना इख्तलाफी फैसला दे सकता है। वो ये इनकार नहीं कर सकता कि मैं बैठूंगा ही नहीं। अगर ये दुरुस्त है और मुझे ये एक चीफ जस्टिस हाजिर चीफ जस्टिस ने खुद बताया, तो इसका मतलब है कि कानून और कायदा सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं रहा है। अब उसके बाद आप कहाँ ढूंढेंगे? बड़ी अलार्मिंग ये आपने बात बताई है। मैं इसी पे, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं, इसकी अदालतों की बात कर रहे हैं, मैं इस पर चाहूँगा कि आप कमेंट करें। जो कानून है, जो लॉ ऑफ द लैंड है, अदालतों का अमूमी तौर पर तो हम यही समझते हैं कि उसको वो उसके मुताबिक फ़ैसला देती हैं अदालतें, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिसमें गाइडलाइंस आई हों, जिसमें उनके डिसीजंस मौजूद हों, जो मातहत अदालतें हैं जैसे हाई कोर्ट्स वगैरह हैं, वो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन मैं पर्टिकुलरली एक इशू पर आपकी तवज्जो मैं आप दिलाना चाहूँगा। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि जो ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा अगर आपने ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं जैसे 184(3) है, इसको इस्तेमाल करके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को अगर आपने डिस्क्वालीफाई किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट, ये जो पनामा केस था, इसमें जजमेंट्स में बिल्कुल वाज़े तौर पर वो कह चुके हैं कि कोई आदमी कितना पॉपुलर हो, कोई भी जो लेजिस्लेटर है, कोई पार्लियामेंटेरियन है, अगर वो लॉ ऑफ द लैंड के ख़िलाफ़ कोई किसी काम में मुलव्वस पाया जाता है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। तो ये भी एक बिल्कुल एक इसमें ये कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होता कि सुप्रीम कोर्ट कुछ वहाँ से डायरेक्शन आ रही है और हाई कोर्ट कुछ कह रहा है। अदालती निज़ाम में भी एक देखें, जो बाहर है वो हमारा हिस्सा ही है ना, हम में से ही है। अगर बाहर एक किस्म की अनारकी है तो अदालत में भी अनारकी जाएगी, उसकी ऑब्जर्वेशंस में भी अनारकी का मुराद ये है कि एक दूसरे की ज़िद्दें जो हैं वो बराबर चल रही हों। ज़िद्द हूँ मैं आपकी और हम बाहर निकल के अपने अपने ग्रोह के अगर से निकलेंगे तो एक दूसरे की पिटाई करने की तरफ ही बढ़ेंगे ना। तो एक केओस ही होगा ना, एक अनारकी होगी मेरे सामने सहन में ही चाहे हो। तो वो एक अनारकी काफ़ी हद तक, और इसमें ये बहुत दफ़ा हो रहा है। अदालतें जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अपने फ़ैसले बहुत सारे मुतज़ाद हैं। मैं आपको एक ही बताता हूँ, उसको किस तरह भी आप कह लें। नवाज़ शरीफ को, मैं उनका मुखालिफ हूँ नवाज़ साहब का, पर नवाज़ शरीफ को आप
डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, नाअहल करार दे देते हैं इस पे कि उसके पास उकामा है। मैं समझता हूँ ये जायज़ और दुरुस्त है। वैसे मैं ये बात दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि उकामा को तो मैं बहुत संगीन ऑफेंस समझता हूँ। उकामा का मतलब है कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हूँ लेकिन मुलाजिम एक फ़ॉरेन कंपनी का हूँ, जो फ़ॉरेन कंपनी मतलब गैर मुल्की कंपनी है, गैर मुल्की हुकूमत भी नहीं, मैं गैर मुल्की कंपनी का। अब आप सोचें कि अगर बरतानवी वज़ीर आज़म का पता लगे कि वो इंडिया के रिलायंस ग्रुप का जनरल मैनेजर है या एजेंट इन लंदन है, वो टॉलरेट करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमारे यहाँ ये अकामा जो है, अकामा है एक सर्टिफिकेट के ये हमारा मुलाजिम है। अब वो तनख्वाह ले या ना ले, उसके पास अगर ये सर्टिफिकेट है कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ पर मैं मुलाजिम AQ लिमिटेड का हूँ जो कि दुबई बेस्ड कंपनी है। तो अब ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आपने फ़ैसला दे दिया, वो उनकी बात बन गई कि जी पनामा से उकामा बना। आप वही नवाज शरीफ ही के एक वज़ीर रहे, वो पहले वाटर एंड पावर के मिनिस्टर थे। उसके बाद उनको ओहदा मिला साथ वाटर एंड पावर के साथ डिफेंस का। उनकी तनख्वाह भी लेते रहे और तनख्वाह बढ़ गई, ये रिकॉर्ड पे अखबारों में तो मैंने मीडिया में पढ़ा है। और उसके बाद वो फॉरेन मिनिस्टर भी हो गए, उस पर और उनकी बढ़ गई और कोई 40,000 के करीब दिरहम वो लेते रहे। अब उनका ये एडमिटेड फैक्ट है, लेकिन उनको बरी कर दिया, उसको कोई नहीं। हालांकि फिर आप सोचें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो और वो पता लगे कि पाकिस्तानी कंपनी का डायरेक्टर है, तो इंडिया तो उसको जला देगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले, लेकिन ये जो तजाद आते हैं इस तरह से फैसलों में, कोई इसका कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम? अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और है इसी आप देख, जिसमें उन्होंने कह दिया कि फौजदारी मुकदमा जो है टाइम बार हो गया, ज़ायदुल मियाद हो गया। फौजदारी मुकदमा तो ज़ायदुल मियाद हो ही नहीं सकता। आदमी एक रेप करता है 20 साल बाद पकड़ा जाता है, वो ये नहीं कह सकता जी ये तो ज़ायदुल मियाद हो गया। दीवानी मुकदमा सिविल केसेस में वो टाइम बार का कॉन्सेप्ट है, इसमें है ही नहीं। ये दोनों अब केसेस में किसी ना किसी तरह रियायत मासवाए नवाज शरीफ के, नवाज ग्रुप को मिली हुई है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? अब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने पिटीशन भी दायर कर दी है नवाज शरीफ साहब की जो नाहली है मुस्तकिल, उसको ख़त्म कराने के लिए। क्या आपको लगता है ये जो सारा माहौल बनाया जा रहा है इस वक्त? उनको सुना है, ये कहा गया है कि जिस तरह इत्तेजाज अहसन ने बतौर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकला को पूरी तरह तमाट से पीछे लगा के और चीफ जस्टिस को बहाल कराया था, तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए बड़ा इनाम होगा। अच्छा, और वो आप सोच भी नहीं सकते जो इनाम होते थे। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये जो चली हुई है लंदन से हमें, और दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अगर आज ऐसा केस ले लिया है जिसमें अब वो कहते हैं सिर्फ मियाँ साहब नहीं है, एक बलोच भी है और जहांगीर तरीन भी है। अब अगर केस ले लिया ऐसा, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पे फ़र्ज़ पड़ता है कि कोई अगर पाकिस्तान का नौजवान 14-15 साल का बच्चा वो उनको जाके कहता है कि मेरा फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का, पर हेडमास्टर ने मुझे स्कूल से निकाल दिया है, अब मेरा फंडामेंटल राइट लेके आप सुप्रीम कोर्ट चले और वहाँ मेरा केस लड़े, तो वो लेना पड़ेगा। और अगर 5-6 करोड़ नौजवान हैं जो स्कूल गोइंग हैं या स्कूल जा सकते हैं, या उन सब का इंडिविजुअली केस करें ना एहसन बून साहब कि जी इनका राइट है स्कूल जाने का, इनका राइट डिनाई हो रहा है।
एक एक का करें लेके ठीक है। फैक्ट्स है। एक और इशू बड़ा अहम है आजकल, ये फेक न्यूज़ का जो साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि बाज़ औक़ात ख़बरें इस तरह की आती हैं जो बिल्कुल झूठ पर मबनी होती हैं, लोगों की इज़्ज़तें भी उछलती हैं उससे, और उसका रोकथाम भी उसकी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन ये जो पैका जो लगाया गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस, उसमें आप गिरफ़्तार कर लेंगे, नॉन बेलेबल होगा, 6 महीने में अदालत फ़ैसला अगर नहीं करेगी तो जज से पूछा जा सकेगा। जो कवानीन जिस तरीके से रखे गए हैं उससे उसका चिलिंग इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा है कि उसमें शायद जो एक आज़ादी इज़हार है वो कंप्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। आप व्हाट डू यू सजेस्ट? नहीं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ होता नज़र आ रहा है। ये बेल नॉन बेलेबल करना या अरेस्ट विदाउट वारंट करना, ये तो और इसलिए साफ़ियों पे इसका ज़्यादा बज़ाहिर इतलाक़ होगा कि, और मुझे साफ़ी ओरिएंटेड समझा जाएगा क्योंकि साफ़ी सबसे ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं। मैं तो रोज़ नहीं कह रहा होता कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। अब उसने अपना इनकार कर देना ये कह के भी, जब मैंने छाप देना है तो उसने इनकार कर देना, उसने मुझे खबर दे के उस पर खुद कायम नहीं रहना, और मैं एक्सपोज हो जाता हूँ कि जी आप ही ने दी है, आप चले अंदर। ये तो इस लिहाज से ये ड्रकोनियन है कि नॉन बेलेबल है कर दिया, अरेस्ट विदाउट वारंट कर दिया, पुलिस काबिल दस्तंदाजी पुलिस कर दिया, कॉग्निजेबल कर दिया। पर समी जी, जो देखने की बात ये है, और ये इसको भी अब मैं मिसाल के तौर पे आप अब देखें, मैं कोई 15-16 अकाउंट्स बंद करा चुका हूँ, फेक अकाउंट्स मेरे नाम के बनाए हैं, और फेक मेरे वो चला रहे हैं उस पर जारी किए हुए मीडिया को, और फेक बयान मंसूब हुआ है मुझे, और उसमें अब मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ। और मैं बार बार बहुत प्रोग्रामों में इस तरह की बात कह चुका हूँ। अब कुछ लोगों को समझ आई है कि ये, मैं ना फेसबुक का एक मैसेज नहीं दिया आज तक, ना ट्विटर का एक ट्वीट किया। वो ट्विटर कुछ 3 साल पहले मेरे बेटे ने एक मेरे नाम पे अकाउंट खोल दिया कि द रियल एतजाज़, ताकि ज़रा लोगों को पता रहे। अब इस किस्म का भी तो काम हो रहा है ना। फिर ये चीज़ इस कानून में इसकी वजाहत हो जानी चाहिए थी, और अभी भी हो जानी चाहिए। इसमें तो फेक न्यूज़ की डेफिनेशन भी नहीं है। हाँ, नहीं, वो होनी चाहिए। मैं आपको उसकी बता दूँ, और कोई मुश्किल नहीं है। एक है फॉल्स न्यूज़, एक है फेक न्यूज़। न्यूज़ दोनों गलत हैं। फॉल्स न्यूज़ की मिसाल मैं देता हूँ कि एक हमारा जो मेरी पार्टी का जलसा है, उसमें फ़र्ज़ कीजिए 30,000 40,000 बंदा है। एक है जो मेरी पार्टी के ख़िलाफ़ रिपोर्टर है, ज़हनी तौर पे आइडियोलॉजिकली वो 10,000 लिख देता है, फॉल्स, बट उसकी सज़ा नहीं आप दे सकते। दूसरा जो मेरे सिंपैथेटिक है, वो 30,000 के 70,000 कर देता है, फॉल्स, बट नॉट फेक। फेक तो होगा अगर वहाँ जलसा ही ना हो ही कुछ ना। फेक है जिस तरह आप कोलिब्री फॉन्ट की डीड बनाते हैं, ट्रस्ट डीड, और उस वक्त फॉन्ट ही नहीं है। फेक है जब आप अरशद मलिक का वीडियो चला देते हैं, सारी मुस्लिम लीग की सियासत बैठी है, और पीछे वीडियो चलाते हैं और दिखाते हैं और कहते हैं कि ये एक आपके लिए खबर है। और मैंने उसी दिन कहा कि अगर ये फेक नहीं है तो ये एडवांटेज लेंगे, अभी जाएंगे, शामो शाम जाएंगे अदालत के सामने उसको रखेंगे। आज तक नहीं रखा। फेक है शमीराना शमीम का वो जो एफिडेविट, फेक है उसके साथ जो उन्होंने ऑडियो बनाई हुई है साकिब निसार साहब की। फेक है कि मेरा तो कोई असासा ही नहीं है। अब ये फेक से मुराद है मन घड़त, झूठी, बिल्कुल
मन घड़त नहीं, वो झूठी या मतलब जिसका वजूद ही नहीं है, कैसी चीज बनाई वो फेक है। गलत तो किसी से भी हो सकती है ना। मैं देखता हूँ, मुझे यूँ लगता है मैं गुजरा हूँ जिस घर के बाहर से वहाँ अंदर 3 गाड़ियाँ खड़ी थी, फर्ज कीजिए वहाँ 5 खड़ी हुई हैं, तो मैं 3 का लिख देता हूँ तो 3 गलत है, गलत है, वहाँ 5 थी, पर वो फेक नहीं है। फेक नहीं है, फेक है अगर वो घर ही ना हो, घर ही ना हो, वो गाड़ियाँ ही ना हो, सही है, तो उस पर तो सज़ा कुछ होनी चाहिए। उस पर हमारे दोस्तों को, हमारे हम लड़ते रहे इन फंडामेंटल राइट्स के लिए, आज तक हमारी इस पर जद्दोजहद है, और अदालतों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, मज़लूमीन के लिए, ख़वातीन जो जिनसे ज़्यादतियाँ हुई हैं उनके लिए, तो ये फेक न्यूज़ को ना डिफेंड किया जाए और फॉल्स न्यूज़ को आप फेक नहीं कह सकते, फेक नहीं कह सकते और गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये इस किस्म के उस पर अगर मुझे फॉल्स न्यूज़ है, मैं जाके दावा करूं, डेफेमेशन का बिल्कुल लॉ है, वो करूं, कानून के मुताबिक फैसला हो जाए। नाज़रीन, एतजाज़ चौधरी साहब हमारे साथ हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट ये उन्होंने बात कही है कि फ़ेक न्यूज़ तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो गिरफ्तारियां और विदाउट वारंट ये जो सारी एक्टिविटी हुकूमत ने करने की कोशिश की है, ये भी मुनासिब नहीं है। यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं और वापस आते हैं तो चौधरी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। चौधरी एतजाज़ हसन हमारे साथ हैं और पाकिस्तान के मामलात पर हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ सियासत की चौधरी साहब से बात कर लेते हैं। ये तहरीक अदम एतमाद लाहौर में बड़ी एक्टिविटी चल रही है, इसमें जरदारी साहब बड़ा एक रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसा लग भी रहा था कि शायद कुछ सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब की वजारत आला का फ़ैसले की ख़बरें थी, लेकिन फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक बयान आया और आपको पता है वो मरीम साहबा के भी नज़दीक हैं और नवाज़ शरीफ साहब की बोली बोलते हैं, जिसमें उन्होंने कहा जी कि हम परवेज़ इलाही साहब को क्यों बनाएं वज़ीर आला। सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको लगता है कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये कामयाब हो जाएगी, और फिर क्या इस एक्सरसाइज की ज़रूरत थी? समी जी, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि अगर इमरान खान को की हुकूमत को गिराने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही के साथ पीडीएम और पीटीआई और पीडीएम और मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी को मिलकर और उनको साथ मिलाकर कामयाब होना हुआ और उसकी कीमत परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए, तो ये नवाज़ शरीफ काबिल कबूल के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता, वो नहीं मानते। तो फिर तो नो कॉन्फिडेंस गालिबन हो ही ना सके। इस पे जो जरदारी साहब का व्यू रहा है ना, आसिफ जरदारी का और पीपल्स पार्टी का, वो एक बेहतर व्यू था। 2 साल इन्होंने पहले, आपको याद होगा 1.5 साल पहले इन्होंने कहा था 8 दिसंबर को आर या पार मरियम बीबी ने। जब 8 दिसंबर को नहीं हुआ तो फिर 13 दिसंबर को आर या पार। अब वो आर या पार वाला इनका ख्याल था कि आर या पार हो जाए। आसिफ जरदारी जो इनको समझाता रहा है कि इस तरह सियासत में नहीं होता, इस उजलत के साथ जितने आप मरियम चाहते, इसको इंक्रीमेंटली पकड़ना पड़ता है। आप पहले पंजाब में लेके आए तहरीक अदम एतमाद, पंजाब में भी बड़ा थोड़ा मार्जिन है, पंजाब में लेके आए, पंजाब इनसे लें, फिर सेंटर आपके राइट फौरन आ जाएगा, फल की तरह आपकी झोली में गिरेगा। ये सुनते नहीं।
बमुश्किल इन्होंने ये मशवरा सुना है पीपल्स पार्टी का और कि जी इस्तीफ़े नहीं देने। ये तो इस्तीफ़े दे के मौलाना सारे इस्तीफ़े जमा करके और बड़े फ़खरिया कह रहे थे और मरियम भी कह रही थी, जबकि 2 उनके MNAs ने वो मनसेरा हरीपुर में, मनसेरा एबटाबाद, वो इनकार ही कर दिया इस्तीफ़े देने से इनकार देने से। हाँ बिल्कुल। तो पर ये बज़िद थे। चौधरी साहब, एक ये बात आपकी सही है कि अगर आप वो परवेज़ इलाही साहब वाला जो फार्मूला नून लीग को एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो इसलिए वो तो नहीं बन सकेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमने देखते रहे 90s में लोग बिकते थे असम्बलियाँ और वो छांगा मांगा बना और सारा कुछ हुआ। अभी फिर ये खबरें आ रही हैं, PTI ने ये कहा कि हमारे 3 अरकान को पैसों की ऑफ़र हुई। तो ये जो अब अदम एतमाद 10 साल के बाद आप टेन्योर पूरा नहीं करने दे रहे, तो ये फिर वो उसी दिहाई में, उसी कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स में हम वापस नहीं चले जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और पीपल्स पार्टी को इस पर इतनी खुश नहीं है इस मार्के पे, और ये बड़ी मुश्किल से इन्होंने हमें इस तरफ लगाया है। लग गए तो हम फिर सरफिरे अंदाज में लगते हैं, वरना मैं समझता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी की सियासत की एक बड़ी हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन वो बिलावल की वो इस्तिलाह है जिस एक छोटी सी चोट ने बहुत बड़ा ज़ख्म दिया इमरान खान को और PTI को। वो छोटी सी चोट क्या थी कि उसने एक S लगा दिया था, बजाय कहने के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट उसने कहा प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट को भी मैं मुबारकबाद देता। और अब वो इमरान खान के बारे में जो तसव्वुर और उनके बारे में जो सोच सारी, वो लोग अब वो एक बैठ ही गया कि ये प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट। अब ये सियासत है जो कि पीपल्स पार्टी की सियासत है, और हम ये चाहते रहे हैं। हमारा ये पुराना मौक़िफ़ रहा है, 10 साल पुराना मौक़िफ़ है कि 5 साल पूरे होने चाहिए, इसके बीच में आप वो ना 5 साल पूरे होने चाहिए। इसमें खान साहब की भी एक अपनी कंट्रीब्यूशन भी है कि वो अब मैं भी खिलाफ हूँ शहबाज शरीफ के ज़ाती ज़हनी तौर पे, पर वो अब लीडर ऑफ द अपोजिशन तो बना बैठा है ना, उससे बात होनी चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर कहे कि मैंने उसे हाथ ही नहीं मिलाना, थोड़ा ये भी तो एक इंतहा है ना। इसने हमें पुश कर दिया कि आप उस इन अ पोजीशन दैट वी हैव ओनली रिलक्टेंटली टेकन। अच्छा, एक क्योंकि ये नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, लोग हुकूमत की तब्दीली की बात करते हैं, सवाल लोग ये कहते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस था उस पर फैसले उस तरह के नहीं आ रहे, कोई पाकिस्तान की रकम जो लूटी हुई थी वो वापस नहीं आई। आप क्या समझते हैं कि ये जो एहतसाब का अमल था, जो अदालतों में मुकदमात थे, हर एक की ज़मानत हो रही है, हर एक को रिलीफ मिल रहा है, किसी को भी सज़ा नहीं हो रही, इसकी वजह क्या है? सभी एहतसाब का अमल, इंसाफ का अमल, ये 2 ऐसे अमल हैं जिस पे आप नवाज शरीफ को शिकस्त नहीं दे सकते और शरीफ खानदान को। सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दें, आप सोचे 400-500 लोग चीफ जस्टिस की कमरे में अदालत पे हमले, और वो बेचारे भाग गए हैं पीछे कुर्सियां फेंक के भागना पड़ा 5 जजों को। किसी ने इनको कुछ कहा, ये डिस्क्वालीफाई उसी पे होते थे। ये सज़ा याफ्ता हो जाते हैं, सज़ा याफ्ता के तौर पे जेल से निकल के ये एक महल में चले जाते हैं, सरूर पैलेस में। सज़ा याफ्ता के तौर पे ये लंदन फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। और अदालत ने खुद उनको ये 50 रुपए के, कोई ज़मानत नामा भी नहीं है, कोई जामिन भी नहीं है। तो फिर अदालतों पर लोग कैसे एतमाद करें? मैं तो बड़ा परेशान हूँ इस बात पे। आप देखें 3 जज फारिग होते हैं, किस बात पे? कि मियाँ साहब ने उन पे दबाव डाला, वो टेप सुप्रीम कोर्ट में चली, सुप्रीम कोर्ट में तस्लीम हुई, सुप्रीम कोर्ट में चली।
इन्होंने आज तक उनसे इनकार नहीं किया, आज तक। और ये पॉलिटिक्स में बैठे हैं, मौजूद हैं। और ये वो जजेस घर चले और गए। जजेस घर, चीफ जस्टिस राशिद अजीज फारिग, जस्टिस यूम फारिग, जस्टिस तीसरे एक थे वो भी फारिग, और इनकी तरफ किसी ने देखा ही नहीं। जो कह रहे थे कि आज ही फैसला करो, और जज मेहनत कर रहा था, नहीं कल कर दूंगा, तो मियाँ साहब बहुत नाराज़ होंगे, नहीं हम दोनों भाई जाके उनसे माफ़ी मांग लेंगे। अब जो ये राना शमीम का एफिडेविट आया, ये राना शमीम का एफिडेविट बनाया गया है मियाँ साहब के वहाँ पर बैठ के बनाया गया, उनके सामने बनाया अब गया। उसमें जो हद तक इज्जत है जजों की, वो ये है कि वो कहता है कि जी हम चीफ जस्टिस ने कहा मेरे सामने एक जज को कि तुम ये फैसला करो, नवाज शरीफ और मरीम नवाज को ज़मानत नहीं करनी। अब ये बहुत एक तौहीन है अदालत की, ख़ासकर अगर ये है ही झूठ, ये फेक न्यूज़ है। क्योंकि वो स्ट्रिप जो थी साकिब निसार मुख्तलिफ हिस्से जोड़ के बनाई गई, वो बनाई गई। अब ये इन्होंने किया, ये इन्होंने बुलाया राना शमीम को अमेरिका से। वो अमेरिका था भाई, उसका फौत लाहौर में हुआ था। इन्होंने इसरार किया यहाँ आओ, वो इन्होंने उसको कहा कि ये एफिडेविट साइन करना है, वो घबरा गया, उसने कहा मैं नहीं करता। इन्होंने उसको वो टेप, ऑडियो टेप सुनाई और उसने साइन कर दिया। उसने कहा ऑडियो टेप को आपने सिर्फ उसकी तस्दीक करनी है कि वो बात भी दुरुस्त होगी, क्योंकि मेरे सामने भी साकिब निसार ने यही कहा। अब उसने दस्तखत कर दिए और वो चला आया। मैंने उसी दिन डिक्लेयर किया कि ये फेक है। मैंने कहा ये मानने को मैं तैयार नहीं हूँ कि ये, और उसके फोरेंसिकली 3-4 वजूहात निकलती हैं जिसका वक्त नहीं है इस वक्त जाने, वो फेक है। अब जब राना शमीम ने रियलाइज़ किया ये फेक है, आप ये देखें कि वो लंदन में जाके दे रहा है, नोटराइज कर रहा है। वो अमेरिका से भी कर सकता था, पाकिस्तान से भी कर सकता था, पर लंदन में इसलिए कि उसकी इम्प्लीकेशन कानूनी यहाँ पर नहीं हो सकती, यहाँ पर क्योंकि वो बाहर। चॉइस साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, बड़े अहम मामलात हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम है एक छोटे से वक्फे का। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। चौधरी एतजाज़ हसन हमारे साथ हैं और पाकिस्तान के मामलात पर हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस था, फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मामले पर, उसमें ये जो बाद में जजमेंट आई है उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक सवाल उठाया कि रिटायर्ड जज जो है वो उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो शायद काबिल कबूल नहीं है, और वो जो एक जजमेंट जो मेजॉरिटी जजमेंट थी, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब भी अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। अब आप इसको क्या समझते हैं, ये जो सारी सिचुएशन है, ये जो इस तरह के फ़ैसले आए, इसकी कोई फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस आपको नज़र आता है? देखिए, रिटायर्ड जज के दस्तखत करने की तो मिसालें मिलती हैं। जज आखिरी दिन अपने बेंच पे बैठा तो फैसला कर रहा होता है, वो रिज़र्व कर लेती है बेंच, तो उसने तो रिटायरमेंट के बाद ही दस्तखत करने। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बहाली का जो फ़ैसला था, उसके बाद बहुत सारे जज जो थे वो पीसीओ के तहत निकाले गए, पर ये जज जो बेंच 13 मेंबरी बेंच था, उसको ये मौका दिया गया उन जजेस को जो कि वापस नहीं आए थे कि आप भी अपना फ़ैसला और अपनी राय लिख दें अगर लिखना चाहें। पर इसमें जो काजी साहब के फ़ैसले में जो चीज़ जो निकालने की कोशिश की है मुनीब अख्तर साहब ने, और पेश उस तरह उन्होंने किया है कि ये अरिथमेटिक इसकी नहीं बनती।
वो उसमें कुछ वज़न है। वजन है। उसकी वजह ये है कि रिटायरमेंट, जज की रिटायरमेंट के बाद अगर उसने अभी हाँ या ना नहीं कर दी, तो फिर तो वो मंतक, उसका लॉजिक जो उसकी हाँ या ना के पीछे है वो नहीं लिख सकता, वो बात ही नहीं कर सकता, ठीक हो गया। वो रिटायर ही हो गया। लेकिन अगर वो कह गया कि मैं इस तरफ हूँ या इस तरफ हूँ, फिर उसका हक बनता है कि वो फैसला हो। दे। अच्छा, ये थोड़ा इस पे एक बड़ा ये जजेस अपॉइंटमेंट का जो इशू है उस पर बड़ी ये बात चलती है कि ये जिस तरह इस वक्त अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं उसमें मुख्तलिफ लॉ चैम्बर्स, मुख्तलिफ ग्रुप्स, वो उसमें मैनिपुलेशन उनकी हो जाती है। सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने वकला तहरीक चलाई, आप इस पूरी पाकिस्तान में आप गए और लोगों को ये उम्मीद थी कि बिल्कुल अब एक ऐसा सिस्टम आएगा, ऐसा निज़ाम आएगा जिसमें इंसाफ मिलेगा और किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। आप बतौर चौधरी एतजाज़ अहसन, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस वक्त आप तहरीक चला रहे थे, आप तवक्को करते थे कि ये इसी तरह के हालात होंगे या अदालतें तब्दील होंगी, या आपको कोई मायूसी हुई नताइज देखने से? जितना फ़र्क और जितना चेंज इस सूरत हाल में मैं देखना चाहता था और हम सब देखना चाहते थे, वो तो यकीनन नहीं आया। जजेस में एक खुद एतमादी ज़्यादा आ गई है कि वो अब कोई इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं उसकी बातैती नहीं मानते, करने को कोई तैयार नहीं। वो नेम आउट करते हैं सीनियर अफसरान को, और फिर वकलाब की तंजीमों में एक पैरा देने की वो एक चीज़ आ गई है कि ये गलत ना हो। लेकिन इन दोनों फ्रिंजेस, इन दोनों के फ्रिंज पे, मार्जिन पे बदकिस्मती से कुछ गलत अनासर भी आ गए। वकला में मुतशद्दद वकला, तशद्दुद का आंसर आ गया। सारे वकला नहीं, कुछ लोग उसमें आ गए। वो जो है वो फिर अगर कार्डियक इंस्टीट्यूट में जाके मरीजों की ट्यूबें निकाल रहे हो तो ये तो बड़ी तौबा करना चाहिए। और जजेस में मुतकब्बर जज आ गए, और अब दोनों तरफ से दोनों इन ऑर्गेनाइजेशंस को इस्लाह करनी पड़ेगी इस वक्त। ये जो इतने बड़े बड़े रिमार्क्स आते हैं, स्वीपिंग रिमार्क्स आते हैं, आपने क्या किया, पूरे इदारे ने ये क्या किया, इसमें कोई शक नहीं कि लोग डिस्ग्रंटल भी हैं, काम भी सही नहीं हो रहा, लेकिन ये रिमार्क्स आप समझते हैं जस्टिफाइड है? नहीं, रिमार्क्स अगर जस्टिफाइड हों तो अमूमी तौर पे फैसला भी उनके मुताबिक आए। फैसला वैसे नहीं आता। ऑब्जर्वेशन देते वक्त जजेस लगता है कि ये तो जमशेद का तराजू और इंसाफ लेके आ गए और ये चलेंगे उससे। फैसला जब देते हैं तो कई मरतबा ये होता है, उसका उन ऑब्जर्वेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। मैं तो बैठा हुआ हूँ अदालत में और जज साहब बड़े फ्लाइट ले रहे हों तो मेरे साथ कोई जूनियर वकील या कोई वकील साथी बैठा है, वो अगर वो कहे बड़ा खुश हो रहा हो, मैं उसको कहता हूँ यार फैसला जब आएगा फिर देख लेंगे। अभी रिसेंटली हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, मोहसिन बेग का केस था, तो उसमें जो डायरेक्टर साइबर क्राइम है उनके हवाले से वहाँ पर अदालत ने जो रिमार्क्स दिए कि बिल्कुल हम पूछेंगे उसे अटॉर्नी जनरल से कि वो इनको डिफेंड करें, और ये कैसे इन्होंने जो ओथ पर SOPs तैयार किए थे अदालत में उनसे भी इनहराफ किया।
और हम बड़े इस बात पर मुंतज़िर थे कि इससे सवाल होंगे इस हवाले से, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब आए, डायरेक्टर साइबर क्राइम भी था, उस तरफ जज साहब ने कोई बात ही नहीं की। हाँ, ये एक देखिए जज जो है ना, वो उसके स्वाबदीदी इख्तियारात बहुत हो गए। ज़माना था जब हमने वकालत शुरू की थी तो स्वाबदीदी इख्तियारात बड़े कम होते थे, इंसाफ का एक स्ट्रक्चर होता था। आपने 1 ज़रब 2 ज़रब 4 और वो नतीजा अरिथमेटिक का रियाजी का सवाल निकाल के करते जाना था, और आपने देखना नहीं था कि ये होटल का बहरा है या होटल का मालिक है, ये आपने नहीं देखना, और देखते नहीं थे जज। अब ये वो बात वो रह नहीं गई। तब्दीली आ सकती है कुछ, ये जो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस जवाल का, ये यहाँ पे रुक जाएगा, मज़ीद नीचे जाएगा, या इसमें बेहतरी कुछ हो सकती है? अगर तो कैसे हो सकती है तब्दीली के आने के? अब ये सवाल नहीं पूछने वाला कि तब्दीली आ सकती है कि नहीं। अब सवाल मेरे ज़हन में ये रह गया कि इस तब्दीली किस रास्ते आएगी। हम अपनी इस्लाह कर लेंगे, मुझे यकीन नहीं आता, या तब्दीली फिर सारे निज़ाम को, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई ताकतवर बंदूक बरदार तोप बरदार कुछ नहीं, सारे निज़ाम को मिसमार करके नया निज़ाम बनाए, इनकलाबी तब्दीली आए। माजी में भी हमें इस तरह के वादे करके बहुत कुछ किया गया, हुआ तो कुछ भी नहीं ऐसा नहीं होता। वक्त अपना वक्त लेता भी है, और ऐसा मामला ऐसी जगह भी पहुंच जाता है जहां बस वैसे आपको लगता है इस वक्त जितना लोग तंग हैं, कोई इंसाफ नहीं है, कोई हर चीज़ से इतने तंग हैं, नाउ इट इज़ राइट टाइम कि ये होना चाहिए, पूरा सिस्टम तब्दील होना चाहिए? नहीं, तब्दील सिस्टम जो है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई इतना कि सदारती हो या पार्लिमानी हो, बल्कि पार्लिमानी को अगर हमने हटाने की कोशिश की तो बहुत यहाँ रेजिस्टेंस होगी। वो तो है, लेकिन फिर फेडरेशन है, और ये 4 सूबों ने, 4 भाइयों ने ये बनाया है, और एक समाजी इमरानी माहिदा है ये। लेकिन मैं जिस तब्दीली की बात कर रहा हूँ ना, वो तो इनकलाब है, हम उसके धाने पे बैठे हैं। अब वो ये इनकलाब किसी एक छोटे से इलाके से शुरू हो जाए, फ्रिंज मार्जिनल जोग्राफियाई तौर पे इलाके से शुरू हो जाए, अब ये हमें ज़्यादा वक्त नहीं देने को लगता है आपको? जहाँ खुदकुशियाँ हो रही हों, बच्चों को बेचा जा रहा हो, जो अब वो सारी बातें होती रहती हैं, मुझे तो लगता है कि अब कोई रास्ता निकलना ही नहीं, घुटन इतना हो जाना है। और अभी ये वर्चुअल वर्ल्ड वॉर 3 जो शुरू हो गई है, ये वर्चुअल में तो हो जाएगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अपनी फ़ौज को आगे किए बगैर हर अंदाज से अदू के लश्करों पे वार, और वो जंग चल रही है, वो इस वक्त चल रही है। ये जो शुरू हो गई इसने हमें तो और ज़्यादा ख्वार कर दी। चौधरी साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है एतजाज़ चौधरी साहब ने, और उनका ये कहना है कि अब इनकलाब जो है वही हमारे सारे मसाइल का हल हो सकता है। अब देखते हैं कि कहाँ से शुरू होगा, कब शुरू होगा, और ये जो इस वक्त घुटन है, जो मायूसी है, कब हम इससे निकलने में कामयाब होंगे। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।